नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हेतु जुड़ रहे हैं ओंकार चौधरी जी। आपके जाने पहचाने। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी, कैसे हैं आप? सब एकदम ठीक ठाक है साहब, तो ठीक ही दिशा आज में। आपने देखा कि साहब जो कार्रवाइयाँ हुई, NDA के नेता के रूप में मोदी जी चुन लिए गए और जो मोदी जी के जो प्रशंसक हैं, फॉलोअर्स हैं, वो भी अब वो झटके से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी एक यक्ष प्रश्न है और वह यक्ष प्रश्न है कि ये क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट रह पाएगी? देखिए, अगर हम देखें तो आज की तारीख तक जब वो एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं और राष्ट्रपति भवन में दावा पेश किया गया और राष्ट्रपति की तरफ से उनको चिट्ठी भी मिल गई है, उनको डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने कर दिया है और परसों शपथ भी होने जा रही है। तो आज की तारीख में ये आंकड़ा जो उनके समर्थकों का है वो 300 के पार जा चुका है। 303 इस समय बताया जा रहा है। कुछ लोग इससे भी ज्यादा भी बता रहे हैं। सही आंकड़ा क्या है वो तो जब लोकसभा शुरू होगी तब पता लगेगा। लेकिन अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के पास 543 के सदन में 300 के आसपास आंकड़ा है, सांसद हैं, तो फौरी तौर पर तो हम कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जिस चीज को लोग उठा रहे हैं कि साहब चंद्रबाबू नायडू इनका साथ छोड़ करके चले गए थे 2019 में और वो राहुल गांधी को तरह तरह के अलग अलग कलर्स के शॉल ओढ़ाते हुए देखे गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। इसी तरीके से नीतीश बाबू के बारे में कहा जाता है कि वो कब पलटी मार जाएं कुछ कह नहीं सकते। तो इन दोनों को लेकर के ही तमाम तरह की शंकाएं आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि नीतीश के पास 12 सांसद हैं लोकसभा में और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 हैं। तो ये मिलाकर के 28 बैठते हैं। 28 अगर निकल जाते हैं तो फिर लोगों का कहना है कि सरकार खतरे में आ सकती है। लेकिन संजय जी, हम लोग कई बार भूल जाते हैं इस बात को कि ये जो जोड़ी है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, ये अटल अडवाणी की जोड़ी नहीं है। अटल जी की सरकार तो एक वोट से ही, एक की कमी से ही ढह हो गई थी और देश को नए चुनाव का सामना करना पड़ा था। उस समय अगर और नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित आपको शाह। एक एक मिनट इसी बात पर थोड़ा सा आपकी बात में ही ऐड करूंगा। और अगर उस समय अटल अडवाणी की जोड़ी के स्थान पर नरेंद्र मोदी अमित शाह होते तो वो गिरधर गमांग था उसको वोट देने नहीं देते, किसी हालत बिल्कुल। में नहीं देने देते। वो वाजपेयी की जगह उसके विवेक पे नहीं छोड़ते। वही मैं कह रहा हूं कि तब से अब तक गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है और इस बीच हमने देखा है अलग अलग राज्यों में किस तरीके से जमी जमाई विपक्षी दलों की सरकारें अस्थिर हुई हैं, गिरी हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। तो ये प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं।
ये वो जो सिद्धांत, शुचिता, चाल चरित्र, चेहरा, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई थी, उसमें से ये बाहर निकाल करके ले आए हैं। और क्यों लेकर के आए हैं, इस पर भी तो विचार कर लेना चाहिए ना। क्योंकि आप अगर अपनी सरकारें गिरवाएंगे और देश पर हजारों करोड़ का एक अतिरिक्त बोझ जो है वो चुनाव ऑर्गेनाइज कराने के लिए डालेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप व्यवस्थाएं कर लो। तो जो अटल अडवाणी ने नहीं की थी, वो अब इस जोड़ी ने अच्छे तरीके से की है और एक सबक सिखाया है ऐसे दलों को जो इस खेल के माहिर माने जाते थे अब तक। तो अब वो बैकफुट पर हैं। अब वो कर्नाटक में देख लीजिए क्या हुआ था, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 एमएलए के साथ आ गए थे, वहां भी कमलनाथ की सरकार टूटी। उसके बाद जो खेल महाराष्ट्र में हुआ था बीजेपी के साथ, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और इन सबको मिलाकर के एक मिलीजुली महाअघाड़ी सरकार बन गई थी। तो फिर वहां क्या हुआ, उसके बाद 2.5 साल लगे लेकिन उनकी सरकार टूटी। तो उसके बाद एनसीपी भी टूटी और शिवसेना भी टूटी। तो ये मानना कि इनके अगर 240 एमएलए सांसद हैं और बाकी सब एनडीए दलों के हैं या निर्दलीय हैं या छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे दल हैं, तो उन्हीं के सहारे ये 5 साल पूरे करेंगे, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जो इनके तौर तरीकों को जानते हैं, जो इनकी राजनीति को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि ये अपने दम पर 272 का आंकड़ा तो बहुत जल्दी कर लेंगे, जुटा लेंगे। अब वो कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, अभी कयास नहीं लगाए जा सकते। पर भारतीय जनता पार्टी के अपने 270, 72, 75 तक, 80 तक जाएंगे, ऐसी उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के सौजन्य से होंगे या कांग्रेस के सौजन्य से होंगे, ये अभी देखने वाला खेल होगा संजय जी। आम आदमी के भी हैं 3। आम आदमी के भी हैं, यूं तो उद्धव ठाकरे के भी आए हैं और शरद पवार के भी आए हैं। तो कुनबा तो बहुत जगह संभावनाएं हैं, वहां से हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही इतने एमपी हो जाएंगे कि उनको नीतीश और चंद्रबाबू के ऊपर निर्भरता ना रखनी पड़े। बिल्कुल ठीक है। और वैसे मुझे लगता है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी ये बात समझते हैं, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों ही इनको छोड़ के और उसके बाद अपने अपने जो पाठ है वो पढ़ चुके हैं, और फिर वो सब अनुभव लेके फिर वापस आए। दूसरा भी इसमें एक पॉइंट है संजय जी, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू अगर मान लिया कुछ मुद्दों पर आगे चल करके नरेंद्र मोदी से नाराज भी होते हैं, उनके मतभेद भी पैदा होते हैं, और जो वो चाहेंगे अगर उनको वो नहीं भी मिलता है, और वो अगर इनका साथ छोड़ जाएं और इंडिया अलायंस में जाएं, हालांकि इंडिया अलायंस भी टूट फूट का वो तो विसर्जन की मुद्रा में है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। पर मेरा कहना ये है कि अगर हाँ, वो आम इनको आदमी पार्टी छोड़कर, ने तो बाय बाय कर ही लिया। हाँ, ममता बनर्जी भी ऑलमोस्ट दूर ही हैं साहब, वो भी इनके साथ नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि इनको छोड़ करके जाएंगे कहाँ। और कुछ उम्मीदें सेंट्रल गवर्नमेंट से ही होती हैं ना। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मंत्री पद मिलेगा, और आप अगर वहाँ फिर से सत्ता में आए हैं 5 साल बाद आंध्र प्रदेश में, तो आप चाहेंगे कि आपने वहाँ की जनता से जो वादे किए हैं उनको आप फुलफिल भी करें किसी तरीके से। उसके लिए भी आपको फंड भी चाहिए, दूसरी चीज़ें भी चाहिए। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की अनेक योजनाएं होती हैं जो किसी राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, वहाँ रोजगार जनरेट करने के लिए प्रयास कर सकती है। तो वो इनके साथ रहने में उनको फायदा है। और नीतीश बाबू इतने झटके ले चुके हैं। अब जिस तरीके से 3 ऐसे मौके, मैंने शाम को एक वीडियो भी बनाया था, 3 ऐसे मौके हैं जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की है। एक बार तो जब अच्छा, वो ये तीसरा लालू, था। ये तीसरा मौका था।
एक बार तो वो जब लालू और कांग्रेस के साथ गए थे, वामपंथियों के साथ गए थे, उससे पहले जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी दूसरी बार 2022 में, तो वो शपथ समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। वहां उन्होंने प्रणाम ही नहीं किया था झुक करके 60 अंश के कोण पे, बल्कि नीचे जा रहे थे, और उसको लेकर के काफी उस समय खबरें चली थी। दूसरा मौका था जब पहली रैली को संबोधित करने के लिए गए नीतीश के आने के बाद बिहार में, तो वहां नीतीश कुमार ने संबोधन के बाद आकर के, जी हाँ, आकर के उनके पैर दबाने का एक प्रयत्न किया था। उसको लेकर के भी तमाम बवाल हुए थे। और तीसरा, अब ये पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में भाषण देने के बाद आकर के ना केवल पूरी विनम्रता से झुके, बल्कि वो हाथ भी नीचे लेकर के गए और मोदी ने वहीं का वहीं थाम लिया, क्योंकि मोदी अच्छी तरीके से जानते थे कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, ठीक नहीं होगा। लेकिन हो गया वो काम तो जो वो करना चाह रहे थे। तो ये जो मैसेज नीतीश संदेश कुमार को देना था वो तो दे ही दिया उन्होंने, वो दे दिया। और दूसरी बात ये है कि एक बड़ा भारी इसका मैसेज चला गया है इंडी अलायंस के सारे घटक दलों में, जो ये सपने देख रहे थे कि साहब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू आगे चल करके इनका साथ छोड़ेंगे और ये सरकार गिरेगी, तो वो तो इनके सपने सपने रह गए हैं, वो धड़ाम हो गए हैं एक तरीके से। क्योंकि चंद्रबाबू ने जिस तरह का भाषण आज दिया है वो मेरे विचार से अभूतपूर्व है। उन्होंने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की, उनकी क्वालिटीज की, और देश कहां से कहां आ गया है और पूरी दुनिया में किस तरीके से सम्मान बढ़ा है, उसको रेखांकित करते हुए आगे के लिए भी, बल्कि उनकी लीडरशिप में क्या क्या देश अचीव कर सकता है, इसके बारे में उन्होंने कहा है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि साहब आंध्र प्रदेश में जो आपकी 3 रैलियां थी और रोड शो थी, उसने एक बहुत बड़ा अंतर कर दिया और हमारी जीत को जो है बहुत बड़ा बना दिया। तो ये शब्द ये शो करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू भी अब सीख चुके हैं, सबक ले चुके हैं और कुछ ऐसा नहीं करेंगे जैसा आजकल मीडिया के एक हिस्से में संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और ब्रेकिंग करके टीआरपी तलाशी जा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार गिरने का तो कोई चांस नहीं है। हाँ, और बहुत सारी चुनौतियां नरेंद्र मोदी के सामने अब आने वाली हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे दिख रही है कि जो आगे जो 3 चुनाव आने वाले हैं, और वो है आपके हरियाणा के, महाराष्ट्र के और झारखंड के। ये 3 चुनाव जो हैं ये इसी वर्ष होने हैं। तो यहाँ आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं? मुझे तो तीनों में ही भाजपा जो है थोड़ा-सा पिछड़ती हुई दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेंटर में वापस आ गई है। नरेंद्र मोदी जब 9 जून की शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन के परिसर में शपथ ग्रहण करेंगे तो एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। 1962 के बाद ये पहले प्रधानमंत्री होंगे नेहरू के बाद जो निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और जिसको रोकने के लिए कांग्रेस और दूसरे दलों ने और उनके पूरे इकोसिस्टम ने पूरा रायता फैलाया है पिछले 3 दिन में। इनको 241 और एनडीए को 290 से ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद इनको पराजित बताने की कोशिश की और इनको नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी तो नैतिक रूप से जो है इसके लिए अनटाइटल ही नहीं है कि वो शपथ ग्रहण करें, उनको तो नहीं करनी चाहिए। मतलब जो रिकॉर्ड नेहरू के पास है वो उनके पास ही रहना चाहिए, किसी दूसरे आदमी को इसका कोई हक नहीं है कि 240-41 सीटें लेकर के वो शपथ ग्रहण करे। ये अलग बात है कि मनमोहन सिंह ने जब शपथ ली थी तो 145 सीटें ही थी कांग्रेस की। दूसरी बार भी जब शपथ ली थी तो कांग्रेस की 205 सीटें ही थी। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव ने जब 1991 में शपथ ली थी तो उनके पास भी 232 ही सीटें थी। तो उनको शपथ लेने का नैतिक अधिकार था, नरेंद्र मोदी को नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। तो कहने का आशय ये है कि इनके जो दोहरे मानदंड हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब बन रही है, हिस्ट्री भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न आपने उठाया है कि 3 स्टेट में अभी ये जा रहे हैं चुनाव, इसी 5-6 महीने के भीतर जा रहे हैं। तो ये ठीक है कि अरुणाचल प्रदेश में दूसरी बार इनकी सरकार बनी है और ह्यूज विक्ट्री है। इसी तरीके से एक नए राज्य उड़ीसा में इन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और वहाँ इनका अपना मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और 21 में से 19 लोकसभा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। लेकिन जो 3 स्टेट आपने नाम लिए हैं, तीनों में ही अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर इस बार लोकसभा चुनाव में भी वोट नहीं पड़े हैं और वहां पर दूसरे दल ताकतवर बनकर के उभरे हैं, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। देखिए, हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि इन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले वहां नेतृत्व परिवर्तन किया है, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को ये चीफ मिनिस्टर के तौर पर लाए हैं। लेकिन जो जाट 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर वोट करते आ रहे हैं, क्योंकि वहां जाट कम्युनिटी में एक ये मैसेज है या ये एक उनका एकाधिकार है कि साहब यहाँ तो जाट ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अच्छा, वो चीज जो है वो 2014 में टूट गई थी। वहां पर मनोहर लाल खट्टर को, जो पंजाबी समुदाय से आते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया था। 9.5 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रहे भी हैं। और इस बीच क्या क्या नहीं देखना पड़ा है हरियाणा को। कई जिलों में जाट आरक्षण के नाम पर आग लगा दी गई थी। तो उसकी वजह से भी वहां की पूरी राजनीति जो है वो इतनी ध्रुवीकृत हुई थी कि उसका नुकसान उठाना पड़ गया था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जाटों के खिलाफ जो बाकी की बिरादरियां थी वो लामबंद हो गई थी और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने लगी थी। और उसका नतीजा ये था कि 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सोनीपत लोकसभा चुनाव हारे थे 1,65,000 से। और रोहतक जो उनका गढ़ माना जाता है, जहां अब तक 18 चुनाव हुए हैं, जिनमें 2 उपचुनाव हैं और 16 फुल फ्लैश चुनाव हैं, और 9 बार हुड्डा फैमिली, 2 बार हुड्डा जी के पिता जो रणवीर सिंह संविधान सभा के सदस्य भी थे, वो जीते थे। 4 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे और 3 बार इनके बेटे जीते थे। वहां भी ये चुनाव हार गए थे। पर इस बार ट्रेंड कुछ और कह रहा है। इस बार सिरसा जीत गए, हिसार जीत गए, रोहतक जीत गए, सोनीपत जीत गए, अंबाला जीत गए। और ये हरियाणा के अलग अलग दिशाओं के संसदीय क्षेत्र हैं। एक बिल्कुल चंडीगढ़ से लगता हुआ है, आपका हिसार और सिरसा ये राजस्थान से लगे हुए हैं। सोनीपत आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित है और रोहतक जो है हार्डकोर जाट लैंड मानी जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि इस बार खतरा रहेगा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार इंडिपेंडेंटली सरकार बनी थी, तो वो मोदी की आंधी में बनी थी। तो वैसी आंधी 2019 आते आते नहीं रही थी। जहां 2014 में 46 सीटें मिल गई थी भारतीय जनता पार्टी को, वहां 2019 में 6 घट गई थी, 40 रह गई थी और फिर जेजेपी के सहयोग से वहां पर सरकार बनानी पड़ी थी। तो हरियाणा में इस बार चैलेंजेज हैं संजय जी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े चैलेंज हैं। सब ये कयास लगा महाराष्ट्र में तो रहे ऐसा कंफ्यूजन है कि कुछ कही नहीं जा सकता। और ये कंफ्यूजन तभी से था। और मैं बीच बीच में कहता था, मैं भाऊ के साथ भी बातचीत में कहता था कि भाऊ वहां से कुछ और खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि कुछ ओपिनियन पोल, कुछ सर्वे इस तरह के आ रहे थे कि साहब ये जो एमवीए गठबंधन है
ये इस बार वहां 30 से ज्यादा सीटें जीत सकता था। एक तो आपको याद होगा, एक सर्वे में तो 35 सीटें इनको दे दी गई थी कि 48 में से 35 सीटें ये लोग जीत सकते हैं। तब जो वहां की राजनीति के माहिर हैं, और केवल भाव की बात मैं नहीं करता, मैं कई लोगों को अपने प्रोग्राम में जोड़ करके चर्चा करता हूं, सबका ये कहना था कि नहीं नहीं, ये लोग जो हैं दिल्ली में बैठ करके सर्वे बना रहे हैं, इनको महाराष्ट्र के बारे में जमीनी सच्चाई पता नहीं है। लेकिन बड़ा खेल हुआ है जब बहुत गहराई से इस पूरे लोकसभा चुनाव के नतीजों की मीमांसा होगी, समीक्षा होगी, तो पता लगेगा कि बहुत गहरे इसमें प्लानिंग्स थी, साजिश थी, बल्कि मैं कहूँगा। जिस तरीके से वहाँ फतवे जारी हुए हैं मस्जिदों से कि पार्टी मत देखो, प्रत्याशी मत देखो, ये देखो कि कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, उसको हराओ और सामने वाले को जिताओ। ये फतवे अब सामने आ चुके हैं, भाषण भी सामने आ चुके हैं मस्जिदों में, जिस तरीके से वो सब हुआ है। इसके अलावा वहां मराठा आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन छिड़वाए गए, जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरीके से आगजनी हुई, ये जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल तक, तब ये आरक्षण आंदोलन क्यों नहीं था? ये आगजनी क्यों नहीं थी? ये धरने प्रदर्शन क्यों नहीं थे? इसके पीछे ये माना गया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के दिमाग थे और उसको वहां बैठाया गया बाकायदा। अब जो नतीजे आए हैं उनकी गहराई से जब समीक्षा होगी तो पता लगेगा कि एक्चुअल में कारक कौन कौन से थे। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र ने दिया है, जिस पर बड़ी उम्मीदें थी। 2-3 स्टेट ने बड़े झटके दिए हैं। उत्तर प्रदेश, जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां ये 43 सीटें ले गए। पश्चिम बंगाल, जहां से 42 सीटें आती हैं, वहां अकेले ममता बनर्जी 29 सीटें ले गई। और महाराष्ट्र, जहां से 48 सीटें आती हैं, वो मिलाकर के कुल 29 सीटें ले गए। तो इसने बड़ा अंतर किया है। और जहां आप बैठे हैं, राजस्थान में भी अप्रत्याशित तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। जी हाँ, यहाँ मैं देख रहा था जो यहाँ के राजस्थान के आंकड़े हैं, तो राजस्थान में जो परिणाम आया था वो 115-70 था और लोकसभा में 107-70 हो गया है। तो लोकसभा में मोदी जी का नाम होते हुए भी यहाँ कम हो गया, लेकिन यहाँ बड़ी विचित्र चीजें की गई हैं जी। और उसके लिए पूरी तरह से मैं तो केंद्र को ही दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि आते ही तो सबसे पहला काम, आपने जीता तो आपने संगठन महामंत्री, यहाँ का पार्टी का संगठन महामंत्री आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वही रीढ़ की हड्डी होता है। जी। तो आपने संगठन महामंत्री को बदल तो दिया, रिप्लेस किसी से नहीं किया। उसका रिप्लेसमेंट आज तक नहीं दिया। उसके बाद सारा का सारा वो हो गया कि आपने भजन लाल शर्मा को बना दिया मुख्यमंत्री, फर्स्ट टाइम एमएलए है, और उनके हाथ पर बांध दिए टाइट। सब कुछ दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। उनके पास अपने कोई किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की कोई उनको स्वतंत्रता नहीं है। फिर अध्यक्ष जो थे सीपी जोशी, वो भी ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा साहब मुझको रिलीव कर दो, मुझे चुनाव लड़ना है। कि नहीं 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 नहीं, आप अभी बने रहिए। चीफ सेक्रेटरी बाहर से ले आया है, वो भी ब्राह्मण। जितने भी और कुछ था, वो भी। तो कांग्रेस को ब्राह्मणवाद का एक शगुफा छेड़ने का एक बड़ा अच्छा अवसर मिल गया, एक बात। और दूसरी बात, जो वो फेक नैरेटिव चलाए थे वो तो चलाए ही थे, उनको बिल्कुल। प्रतिकार किया नहीं गया। सूचना पहुंचा दी गई ऊपर तक, ऊपर से आप समझ लीजिए सबसे ऊपर तक। लेकिन जब पहला राउंड हुआ और पहले राउंड में उसका इम्पैक्ट दिखा,
तब जाके प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर यह आरंभ हुआ। नीचे के लेवल पे फिर भी उसको आरंभ होने में समय लगा। तब तक चुनाव यहाँ पूरे हो गए। पहले तो राउंड में ही थे, लेकिन फिर भी आप देखें कि पहला राउंड जो था, पहले राउंड में यहाँ 13 सीटें गई थी चुनाव में, उसमें से भारतीय जनता पार्टी केवल 4 जीती। लेकिन सेकंड राउंड में जो 12 सीटें गई थी उसमें से 10 जीत गई, इज्जत बचा ली बस। नाक इतनी सी बच गई, यहाँ मेजॉरिटी असेंबली सेगमेंट्स जीत गए। तो ये संकट है। लेकिन और ये संकट जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि आपको स्टेट में डमी यदि बैठालने हैं तो फिर आप ये भूल जाइए कि आप स्टेट को रिपीट कर पाएंगे। देखिए, नहीं मेरा कर ये सकते। मानना है संजय जी कि कई बार जो एब्सोल्यूट पावर होती है ना, वो सोचने समझने की ताकत भी छीन लेती है। एरोगेंसी टॉप लेवल पर भी आ जाती है, और फिर ये कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है टॉप लीडरशिप कि हम जो फैसले ले रहे हैं बस वही ठीक है, नीचे से फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। और यहीं आकर के गलतियां होती हैं। इस बार जेपी नड्डा ने भी बीच चुनाव में जिस तरीके आरएसएस के बारे में बयानबाजी कर दी, उससे तो ये लगा ना कि भाई आप कुछ ज्यादा ही भगवा के अहंकारी बारे हो में गए। भी बोले ना कि साहब भाजपा इज नॉट भगवा। तो ये इससे पता लगता है कि गर्मी जो है वो केवल, जो योगी कहते हैं कि विरोधियों के दिमाग में गर्मी है और गर्मी हम निकालेंगे, तो गर्मी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी घुस गई थी। और कभी कभी झटका लगना बड़ा जरूरी होता है। दिमाग थोड़ा दुरुस्त हो जाता है झटका लगने के बाद। आप सफर भी कर रहे होते हैं, अचानक कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है और आप उछल जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको झटका लगता है, फिर आप सतर्क होकर के गाड़ी चलाते हैं। और या पिछली सीट पे बैठे हैं तो ड्राइवर से कहते हैं कि यार थोड़ा सा थाम करके और देख करके चला। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा थाम करके, थोड़ा देख करके इनको गाड़ी चलानी पड़ेगी और सही फैसले लेने पड़ेंगे। हालांकि टाइम बहुत कम है, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में ही 5 महीने भी नहीं हैं आपके हाथ में। सितंबर में तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही शुरू हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएंगी, आचार संहिता लग जाएगी। तो 4 ही महीने समझो, 4 साढ़े 4 महीने हैं। 4 साढ़े 4 महीने में आपको बहुत बड़ी कवायद करनी पड़ेगी। सही कैंडिडेट का चुनाव, कहाँ-कहाँ पेंच ढीले हैं उनको कसना, संगठन के स्तर पर कहाँ समन्वय की कमी है। कार्यकर्ताओं को एक बड़ी शिकायत रहती है भाजपा नेतृत्व से कि हमारी उपेक्षा कर दी जाती है, हमारी छोटी-छोटी जो मांगे होती हैं, उनको भी पूरा नहीं किया जाता है। तो सरकार में आने के बाद कार्यकर्ताओं की इस तरीके से उपेक्षा कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाती है, और वो हमने कई राज्यों में चुनाव परिणामों में देखी है इस बार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ही दिख रही है सबसे बड़ी आदत तो। सबसे अधिक तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब वो 10 साल जो उन्होंने देखा वो ट्रेलर था और अगले 10 साल की बात कर रहे हैं, और बहुत कठिन और बहुत ही मजबूत निर्णयों की बात कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए, उसके बारे में हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि कौन-कौन से क्षेत्रों में वो काम करेंगे। और एक एक दो बार अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में कहा था, उन दिनों में पार्लियामेंट कवर भी करता था, कभी-कभी चला जाता था, कवर तो नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास अस्थायी पास रहा है लोकसभा का। जी। तो वो कभी-कभी कहते थे कि अब भारत का वो समय आ गया है जहाँ अब छोटे-छोटे कदमों से काम चलेगा नहीं, लंबी छलांगें लगानी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि लोगों की, युवाओं की जो आकांक्षाएँ हैं वो अब बहुत अधिक हैं। प्रधानमंत्री ने भी इधर कहा है कि अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना ही है, तो अब बहुत तेज गति से और बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। पर इसमें अब लेकिन किंतु परंतु तो लगी ही गई हैं, जब से
भारतीय जनता पार्टी को इंडिपेंडेंटली बहुमत नहीं मिला है। तो इसमें अब इनको कदम कदम पर अपने सहयोगियों को भी विश्वास में लेना पड़ेगा, जो भी इनको कदम उठाने हैं। अब जैसे पिछले 2-3 दिन में ही यूसीसी को लेकर के, एनआरसी को लेकर के, या वक्फ बोर्ड एक्ट को लेकर के, या वर्शिप प्लेसेस एक्ट को लेकर के, या इस तरह के जितने भी दूसरे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो ही गई हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जदयू की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए हैं, केसी त्यागी ने स्टेटमेंट जारी किए हैं कि हमें हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं इनको लेकर के। तो अब इंडिपेंडेंटली और एक तरफा नरेंद्र मोदी फैसले ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, इसको लेकर के बहुत सारे अब प्रश्न हैं। हालांकि आज सेंट्रल हॉल में चंद्रबाबू नायडू ने भी कम से कम भाषण देते हुए तो यही कहा है कि आप मजबूती से, दृढ़ता से, तटस्थता, स्वतंत्रता के साथ फैसले करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन सब जानते हैं कि पर्दे के पीछे से वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे फैसले हों जिससे उनको आगे चल कर के वोटों का नुकसान हो, या कोई वर्ग जो उनके साथ रहता है। कहीं ना कहीं ये दोनों ही चेहरे, चंद्रबाबू भी और नीतीश भी, एक तुष्टीकरण की राजनीति करने के ध्वजवाहक माने जाते रहे हैं, और उसको लेकर के ये एक अलग लाइन लेते भी रहे हैं, भले ही एनडीए में पहले भी रहे हैं। तो दिक्कतें तो आएंगी इस बार। अब चूंकि नरेंद्र मोदी के पास बहुत व्यापक और विशाल प्रशासनिक अनुभव है, 13.5 साल का एज चीफ मिनिस्टर गुजरात का, और अब 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहने का भी, और उनका एक कद भी अब बन गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। उनकी सीनियरिटी जो है वो काफ़ी लार्ज हो गई है, बड़ी हो गई है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब अलग अलग देशों पर जब आप नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर पुतिन को छोड़ दें या कुछ दूसरे लोगों को छोड़ दें। पुतिन में भी, वहाँ भी जिस तरीके से चुनाव होते हैं, जिस तरह से चयन होता है, उसको लेकर के सवाल उठते हैं। बाकी तो तानाशाही वाले ज़्यादातर देश हैं, पर लोकतांत्रिक देशों में मुझे लगता नहीं है कि इतनी सीनियरिटी वाले लोग जो हैं अभी हैं राष्ट्र प्रमुख के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उस लिहाज से इनका एक कद तो बना है, एक अनुभव तो है। उसमें अब बैलेंस बना करके जो उनका ब्लूप्रिंट है, जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनकी दृष्टि है आगे के लिए, उस पर वो कितनी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, बस ये देखने वाली बात होगी। और वैसे आपको लगता है कि जो विदेशी मामले हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें तो कोई समस्या आने वाली है नहीं? जी हाँ, बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली है, बल्कि जो एक हार्ड लाइन ली है भारत ने, उसकी तो हमारे पड़ोसी भी अब प्रशंसा करते हैं। अब वो दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन करते तो हैं। इमरान दुखी हैं बेचारे। दुखी भी हैं, वो सोच रहे थे कि संभवतः हो सकता है कि भाई निजात मिल जाए नरेंद्र मोदी से। हाँ, लेकिन शपथ समारोह में इस बार पाकिस्तान को नहीं बुलाया। बाकी देशों को बुलाया है उन्होंने। भूटान को भी बुला लिया है, श्रीलंका को भी, बांग्लादेश को भी, मालदीव को भी बुला लिया, मॉरिशस को बुला लिया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। तो पाकिस्तान ने भी ये रिजर्वेशन रखे कि इनकी जीत पर जो है इस बार बधाई भी नहीं दी। बाकी देशों में तो सबने, इटली की प्रधानमंत्री से लेकर के जो बाइडेन साहब और ऋषि सुनक और पुतिन साहब और सभी ने दी है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने नहीं दी, वहाँ के विदेश मंत्रालय ने दी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आगे हम एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं संजय जी पीओजेके में इधर हुई हैं, और जिस तरीके से वहाँ हिंसा, प्रदर्शन, गोलीबारी, 40 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों का मारा जाना, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से वहाँ पर अपने सरकार के जो महाधिवक्ता हैं उनकी तरफ से एक हलफनामा दे दिया गया कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो तो विदेशी धरती है।
तो उसको लेकर के तमाम तरह की बातें चल रही हैं। और इधर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान भी आए हैं। तो चीन भी समझता है कि जो आने वाले 5 साल हैं, इसमें जो टारगेट होंगे मोदी सरकार के, उनमें पीओजे भी है, गिलगिट बाल्टिस्तान भी है। तो ऐसे में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वो ऑपरेशन होगा, कभी भी जब भी होगा, उस समय चीन उसमें अपनी मुंडी घुसाएगा ही घुसाएगा, इस बात की कोई गारंटी है नहीं। क्योंकि चीन अगर ये देखेगा कि मेरा जो ग्वादर वाला रूट है, उस पर अगर भारत मुझे सहमति दे देता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है टांग घुसाने की। वो पाकिस्तान के पास रहे पूरा इलाका या हिंदुस्तान के पास, वो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अभी तो जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है, वहाँ सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं खड़ी हुई हैं, 50-50, 60-60 हज़ार की संख्या में, हमारे अत्याधुनिक हथियारों, अस्त्र-शस्त्र के साथ और राफेल के साथ खड़ी हुई हैं। तो देखना ये होगा कि ये टेंशन भी कम होती है या नहीं होती है, क्योंकि चीन को इस बात की कम से कम सोच समझ तो होगी कि भारत इस समय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है, उसकी तमाम साजिशों के बावजूद। बिल्कुल, साजिशों की तो इन्होंने कमी नहीं छोड़ी। अब तो सारे विवरण वैसे भी आ रहे हैं और हम लोग पहले भी इसकी चर्चा करते ही रहते हैं। ये हम लोगों को तो पता थी, लेकिन हमारे बीजेपी के आईटी सेल वालों को पता नहीं थी। बिल्कुल। आईटी सेल के बारे में क्या कहेंगे? आईटी सेल, देखिए पिछले दिनों एक वीडियो आया है निकल करके सोशल मीडिया पर, जिसमें ये सुप्रिया श्रीनेत अपने आईटी सेल के दरवाजे से अंदर प्रवेश कर रही है। वो बाकायदा शूट कराया गया है और उसमें वो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर के हाथ को लहराती हुई आत्मशलाघा कर रही है कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। पर ठीक है, एक मायने में तो तीर मार ही लिया है कि झूठ चलाए हैं और जम कर के चलाए हैं। और उसमें एक पब्लिक का एक बड़ा वर्ग जो है वो आ भी गया है। तो सवाल ये है कि जब जंग में सब कुछ जायज़ होता है, तो फिर ये बीजेपी की आईटी सेल इस फलसफे पर खरी क्यों नहीं उतरती है या ढील क्यों दे देती है? तो ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और इधर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी प्रश्न उठे हैं कि भई ऐसे ही अगर चलना है और इतनी मार खाने के बावजूद भी अगर पुराने ढांचे के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, तो फिर सोचिए कि आगे आपको कितना नुकसान होगा। जी। तो आइए आज की इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जी, हिंद, नमस्कार। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।